बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 27 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 28 मुलाहिजा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहा करें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाजमन लाइक भी किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें लाजमन मुतल्ला किया कीजिए। तार उड़ गई होगी, दूसरे ने कहा। इमरजेंसी लाइट भी नहीं मिल रही है, मोबाइल के लाइट चला ले। मैंने किनारे से झांक कर देखा, बोलने वाले पोर्च में खड़े थे। एक ने मोबाइल की लाइट ऑन की और वो गैलरी की तरफ बढ़ा। दूसरा वहीं खड़ा था। पहले वाले ने उसे पुकारा, इधर आकर मोबाइल पकड़, मैं देखता हूं। दूसरा भी उसके पीछे गया तो हमारे लिए मैदान साफ हो गया। तारिक आगे बढ़ा। बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर आए और मरकजी दरवाजा चेक किया। वो खुला हुआ था। हम खामोशी से अंदर दाखिल हो गए। ये वसी व अरीज लाउंज था जिसमें सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी। एक तरफ बड़े साइज के 10 नशिस्तों वाले सोफे का सेट था। दरमियान में बड़ी सी क्लास टॉप टेबल थी। यहां कोई नहीं था। तारिक ने इशारे से कहा कि पहले नीचे चेक करना है। हम लाउंज के दोनों तरफ बनी हुई राहदारियों में दाखिल हुए। दाएं तरफ वो हाल था जिसमें शायद पार्टियां की जाती थी। यहाँ मेजें और कुर्सियां थीं। बाएं तरफ किचन और डाइनिंग हॉल था। एक भी हिस्से तक जाता था। यहाँ कोई नहीं था। मैं वापस आया तो तारिक जिस तरफ गया था इस तरफ से किसी की हल्की सी चीख सुनाई थी, मगर ये इतनी हल्की थी कि बामुश्किल मेरे कानों तक पहुंची। बाहर जाने या किसी और के सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं इस तरफ बड़ा था कि तारिक आता दिखाई दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ, चीख किसकी है? एक आदमी की थी, आओ ऊपर देखते हैं। यहाँ बस एक ही था। मैं रुक गया। हाँ, अब नहीं है। तारिक ने उस आदमी को मार दिया था। मुझे अजीब सी खलिश हुई। हम एक मफरूजे की बुनियाद पर यहाँ आए थे कि इस जगह का ताल्लुक गौहर शाह से है और यहाँ हुमैरा होगी। अगर बाद में ये बात गलत निकलती तो क्या मेरा ज़मीर इसे बर्दाश्त कर सकता था? तारिक ने मुझे रुका हुआ देख कर कहा, चल कहा के ज्यादा ना सोच। एक लम्हे की देर होती तो इसकी जगह मेरी लाश पड़ी होती। इसने हथियार निकाल लिया था। इमरजेंसी लाइट चलाई तो मैं अंधा हो गया था। अंदाजे से गोली चलाई थी। अंधे हो गए, वो कैसे? मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए सवाल किया। यह नाइट विजन है जो मामूली सी रोशनी को बहुत बढ़ा कर दिखाती है। इसलिए अगर तेज रोशनी हो तो आदमी को ऐसा लगता है जैसे वो बराह रास्त सूरज को देख रहा है। ठीक है, अब मैं एहतियात करूंगा। हम सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे कि अचानक रोशनी हो गई और हमें उजरत में नाइट विजन सर पर करनी पड़ी। इन लोगों ने दूसरा कटआउट लगा दिया था। तारिक ने मुझे इशारा किया और हम तेजी से ऊपर आए। उसने मुझे दाएं तरफ वाली राहदारी में जाने का इशारा किया और खुद बाएं तरफ बढ़ा। यहाँ एक लाउंज था और बाएं तरफ और सामने कई कमरे थे। अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और एक शख्स बाहर आया। फिर मुझे देखकर वो अपनी जगह मुंजमद हो गया और कुछ देर मुंह खोले खड़ा रहा। फिर उसे होश आया और वो उजलत में वापस कमरे में पलटा। मैंने पस्तौल उसकी तरफ सीधा किया मगर वो अंदर जा चुका था। मैं जल्दी से एक सोफे की आड़ में हो गया। वो शख्स आधे मिनट से भी पहले वापस आया और उसने पहले बाहर झांक कर देखा। मैं कुछ ज्यादा ही सर निकाल कर उसे देख रहा था, इसलिए उसने मुझे देख लिया और हाथ आगे किया जिसमें एक छोटा रिवाल्वर मौजूद था। उसके फायर करने से पहले मैं सोफे के पीछे दुबक गया और उसकी चलाई गोली सोफे में सुराख करती हुई मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। मैं बदहवास होकर पीछे हटा और इसी वजह से दूसरी और तीसरी गोली से बच गया। लाउंज में फायरिंग की आवाज गूंज रही थी और उसके साथ ही हंगामा शुरू हो गया। मुख्तलिफ कमरों से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है और गोलियां कौन चला रहा है। मैंने अंदाजा लगाया कि इस जगह के कमरों में कम से कम 5-6 अफराद मौजूद थे। ये सोचकर मेरा दिल टूटने लगा। मैं अकेला इतने लोगों का मुकाबला कैसे कर सकता था? एक फर्द मुसल्ला था तो बाकी भी मुसल्ला ही होते। मैंने इस बार सोफे के दूसरी तरफ से सर निकाल कर देखा तो एक और शख्स दूसरे कमरे के दरवाजे से बाहर झांक रहा था और पहले शख्स की तरफ देख रहा था। पहले शख्स ने उसे कोई इशारा किया और वो दबे कदमों बाहर निकलकर सोफे की तरफ आने लगा। इसके हाथ में एक बड़ा सा पिस्तौल था। लाजमी बात थी, पहला शख्स भी आ रहा था। वो मुझे घेर रहे थे और जरा आगे आते तो मुझे यहीं मार देते। मैंने अपने पिस्तौल का रुख आने वाले शख्स की तरफ किया और गोली चला दी। गोली उसकी रान में लगी और वो नीचे गिरकर चीखने और थाड़ने लगा। फौरन ही रिवाल्वर वाले ने मुझ पर अंधाधुंध फायरिंग की, मगर इसके रिवाल्वर में अब 3 ही गोलियां रह गई थी और उसके बाद क्लिक क्लिक की आवाजें आने लगी। इस बार भी कोई गोली निशाने पर नहीं लगी। मैं तेजी से उठा और इसकी तरफ लगातार 2 फायर कर दिए थे। मुझे देखते ही वो वापस भागा था, लेकिन पहली गोली या फिर दूसरी गोली उसकी कमर में उतर गई थी। वो डगमगाया और अंदर चला गया।
میں نے उसकी बुनियान पर सुर्ख धब्बा नमूदार होते देखा था और फिर कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। इसी लम्हे एक और कमरे का दरवाजा खुला और अंदर मौजूद शख्स ने बाहर हाथ निकाल कर लाउंज में खुदकार राइफल का ब्रस्ट फायर किया। अब तक पिस्तौल और रिवाल्वर चल रहे थे और इनका शोर काबिल बर्दाश्त था, मगर राइफल ने कयामत बर्पा कर दी थी। मैं कानों पर हाथ रखे हुए नीचे झुक गया। ब्रस्ट मारने वाला अंधाधुंध गोलियां चला रहा था और सिर्फ उसका हाथ बाहर निकला हुआ था। जिसकी रान में गोली लगी थी वो चीख चीख कर उसे अपने बारे में बता रहा था। फिर राइफल का मैगजीन और चीखने वाले की जिंदगी एक साथ ही खत्म हो गई, क्योंकि आखिरी गोलियां उसके सर पर लगी थी और वो वहीं ढेर हो गया। फायरिंग करने वाले ने गालिबन अब देखा था कि उसने अपने ही साथी को मार दिया है, इसलिए बुलंद आवाज से कहा, लानत हो। एक सहमी हुई निस्वानी आवाज ने कहा, अंदर दफा हो। आदमी गुर्राया। मैंने दरवाजे की तरफ 2 फायर किए। गोलियां लकड़ी से होती अंदर गईं और आदमी की हल्की सी चीख सुनाई थी। फिर उसने औरत से कहा, हट आगे से, अभी मरेगी। वो बच गया था और गालियां देते हुए शायद राइफल का मैगजीन बदल रहा था। मैंने खटके की आवाज सुन ली थी। अब मेरे पास वक्त नहीं था। वो जान गया था कि मैं कहाँ हूं और अगली बार वो मेरी ही तरफ फायरिंग करता। इससे पहले उसने अपना मैगजीन अंधाधुंध फायरिंग में जाया किया था और साथ ही अपना एक साथी भी जाया कर दिया था। मैं जिस जगह दुबका हुआ था इसके सामने एक ही दरवाजा था। ये दरवाजा लान की तरफ लगने वाले कमरे का था, जबकि बुनियान पोश बंगले के अकबी हिस्से में वाक़ बेडरूम से निकला था। मैं उठकर भागा और दरवाजे का लट्टू थाम कर उसे घुमाने की कोशिश की, मगर वो लाख निकला। मैं उसे घुमाने की कोशिश कर रहा था कि राइफल वाले ने दरवाजा खोला। वो खुद आगे नहीं आया था, मगर राइफल के नाल का रुख सोफे की तरफ था और फिर उसने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। मैं सोफे से चंद गज दूर था और वो बाहर झांकने की जहमत करता तो मुझे आसानी से देख सकता था, मगर वो किसी भी वक्त झांक सकता था और उसके बाद उसे राइफल की शोले उगलती नाल का रुख मामूली सा बदलना पड़ता और मैं अनजहानी हो जाता। सजे सजाए और साफ सुथरे लाउंज का जरा सी देर में हशर नशर हो गया था। खासतौर से मजलूम सोफे की हालत खराब थी। कोलियों ने उसे छलनी ही नहीं किया था, उसके अंदर भरा माल भी बाहर बखेर दिया था। अब हर तरफ रुई और फोम के जर्रे हवा में तैर रहे थे। दीवारें छलनी होकर रह गई थी और शीशे की मेज के साथ साथ दीवारों पर सजे शोपीस भी चकनाचूर हो गए थे। मैं दरवाजा खोलने की अपनी सी हर मुमकिन कोशिश कर रहा था और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अचानक दरवाजे से फायरिंग करने वाले का स्तर नमूदार हुआ। मुझे सही सलामत दरवाजे के पास पाकर वो चौंका और जल्दी से अपना सर अंदर करते हुए राइफल का रुख मेरी तरफ करने लगा, लेकिन इससे पहले शोले उगलती नाल मेरी तरफ होती मैंने लाग पर पिस्तौल के नाल रखकर फायर किया और दरवाजे को पूरी कुव्वत से धक्का दिया। दरवाजा खुला और मैं अंदर जा गिरा। मैं यकीनन बाल बाल बचा था, क्योंकि फौरन ही कुछ गोलियां आकर दरवाजे पर उस जगह लगी जहां सेकंड पहले मैं मौजूद था। फिर मैंने उजलत में उठते हुए दरवाजा बंद कर दिया। इस कमरे में मुकम्मल तारीकी थी, यानी यहाँ कोई नहीं था। मगर ये मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि फौरन ही किसी ने ऐसी आवाज निकाली जैसे उसका मुंह बंद हो और नाक से आवाज निकाली हो। मैंने भड़क कर पिस्तौल का रुख उस तरफ किया था, मगर गोली नहीं चलाई। अच्छा ही हुआ था कि गोली नहीं चलाई, वरना सारी उम्र पछताता रहता। इस वक्त मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मेरे लाशौर ने मेरी उंगली रोक ली, क्योंकि आवाज निस्वानी थी। मैंने वहशत ज़दा लहजे में पूछा, कौन है यहाँ? जवाब में वैसी ही आवाज आई थी। मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने नाइट विजन आंखों पर किया और तब मैंने हुमैरा को देखा। वो बंदी हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। न सिर्फ इसके हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे, बल्कि उसका मुंह भी टेप लगाकर बंद कर दिया गया था। मैं लपक कर उसके पास आया। हुमैरा, मेरे खुदा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी इन लोगों ने? मैं बोलते हुए उसके हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था और सवालात किए जा रहा था, ये सोचे बगैर कि वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। बज़ाहिर वो ठीक लग रही थी। इसका लिबास दुरुस्त था, चेहरा और हाथ पांव भी ठीक लग रहे थे। अलबत्ता जहां रस्सी बंधी थी वहां बहुत सख्ती से कट जाने से उसकी नाजुक जिल्द पर निशान बन गए थे। मैंने उसके हाथ खोले तो उसने सबसे पहले मुंह से टेप उतारा और मुझसे लिपट गई और वहलियाना अंदाज में बोली, शुक्र है आप आ गए। तो तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा। उसके लम्स ने मुझे कसमसा दिया था। इन्होंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की? नहीं, शुक्र अल्लाह का, उसने अब तक बचाया है, वरना ये बहुत गलत लोग हैं। मुझे ऐसे देखते और ऐसे बातें करते थे कि मैं शर्म से मरने वाली हो जाती थी, उसने कहा और अचानक रोने लगी। मुझे लगा जैसे कानों से मेरे अंदर कंद उंडेल दिया गया है। मैं उसे थपकने और तसल्ली देने लगा। कुछ देर के लिए बाहर के हालात भूल गया था। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला और बाहर की रोशनी में एक शख्स का हेवला नमूदार हुआ। इसे देखते ही मैं हुमैरा को लिए हुए बेड के दूसरी तरफ गिर गया। इसकी चलाई गोलियां बिस्तर पर लगी थी। मैं और हुमैरा बाल बाल बचे थे। वो शख्स फायरिंग करके जल्दी से दीवार की आड़ में हो गया था।
बस किस्मती से हम बेड की आड़ में भी महफूज नहीं थे, क्योंकि दबीज फोम गोलियां रोकने की सलाहियत नहीं रखता था। अगर लकड़ी का बेड होता तब भी कुछ बचत हो जाती। उसने अचानक ही आड़ से हाथ निकालकर चंद गोलियां चलाई जो हमारे पास से गुजरी। हुमैरा ने खौफजदा होकर चीख मारी थी और मैंने मुश्तिल होकर जवाबी फायरिंग की। गोलियां दीवार के पास से गुजरी और शायद उसे मामूली जख्मी भी कर गई थी, क्योंकि उसने मुश्तिल होकर किसी से कहा, मुझे राइफल दे इसकी। तो अब तक किसी मुआवजे के तहत हम बचे हुए थे, मगर यह पिस्तौल का फायर था। इसके मुकाबले राइफल का ब्रस्ट कहीं ज्यादा खतरनाक होता और इसमें बचने का इम्कान न होने के बराबर था। बेड से जरा फासले पर अलमारी थी, मगर इसके आगे पीछे कोई आड़ नहीं थी। सामने दरवाजे के साथ दीवार पर फिक्स रैक था, मगर इस तक जाना ही मुमकिन नहीं था। अगर मैं बेड से निकलता तो फौरन बाहर मौजूद आदमी की जद में आ जाता। कराहों, चीखों, गालियों और इंक्वायरी की आवाजों से लग रहा था कि वहां इससे कहीं ज्यादा आदमी थे जितना कि मैंने अंदाजा लगाया था। एक मारा गया था और एक जख्मी था। तो मामूली जख्मी थे, मगर वो मेरे खिलाफ एक्शन में थे। किसी ने उसे लाउंज की तरफ से उछाल कर राइफल फेंकी। उसने राइफल पकड़ी और इसका बुलेट चढ़ाया, फिर नाल नमूदार हुई थी। मैंने हुमैरा को झुकाते हुए खुद उस पर छा गया था। वो किसी हद तक महफूज हो गई थी, मगर मैं मुकम्मल तौर पर निशाने पर था। मैं ब्रस्ट का मुंतजिर था, मगर गोली चलने की आवाज नहीं आई। इसके बजाय टिन की आवाज आई, जैसे कोई धाती चीज फर्श पर गिरी हो। मैंने चौंक कर देखा, दरवाजे की आड़ से फायरिंग करने वाला ऊंधे मुंह दरवाजे के सामने पड़ा था और उसकी पुश्त पर शर्ट खून से रंगीन हो रही थी। ये खून उसकी पुश्त में नमूदार होने वाले निस्फ दर्जन सुराखों से उबल रहा था। मेरे दिल ने गवाही दी कि यह तारिक का काम है। चंद लम्हे पहले मैं उसे बुरा भला कह रहा था कि मुझे मौत के मुंह में भेज कर खुद गायब था, मगर अब मैं उसका शुक्रगुजार था। उसने यकीनी तौर पर बचाया था। मैं उठकर आगे आया और एहतियात से लाउंज में झांका, मगर इस दूसरे आदमी की मौत ने वहां सन्नाटा तारी कर दिया था और इनमें इतनी जुर्रत नहीं रही थी कि खुलकर सामने आकर मुकाबला करते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो मुकाबले से दस्तबरदार हो गए थे, बल्कि वो मोर्चा बंद होकर बैठ गए थे, क्योंकि हम यहां फंसे हुए थे और हमें निकलना था। तुम ठीक हो? तारिक की आवाज आई। हाँ, हुमैरा मिल गई है, मेरे साथ है, लेकिन फंस गए हैं। गुड, बाहर आ जाओ। सीढ़ियों की तरफ मैं कवर दे रहा हूं। यहाँ 2 अफराद मोर्चा बंद हैं, वो हमें आने नहीं देंगे। वो सब सुन रहे हैं। मजबूरी है, तुम मुझ पर भरोसा करो। हमें यहां से निकलना है। यहां से तुम्हारी लाशें ही जाएंगी। अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा और सबूत के तौर पर चंद फायर भी किए। वो सचमुच हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे। मरने वाले की राइफल दरवाजे से कुछ ही दूर पड़ी थी। मैं उसे उठाने जा रहा था कि हुमैरा ने रोक दिया। उसने अपने पैरों की रस्सी भी खोल ली थी। ये क्या कर रहे हैं? वो ताक में बैठे हैं। तब क्या करूं? उसने खिड़की के पर्दे की रेलिंग की तरफ इशारा किया। इसे इस्तेमाल करें। अच्छा मशवरा है, मैंने खुश होकर कहा और पर्दे को खींचा तो रेलिंग खुद चली आई। इसे अलग करके मैंने इसकी मदद से राइफल अपनी तरफ खींची। वो मशहूर जमाना क्लाशनकोव थी। इसका लंबा दस्ता नहीं था, इसकी जगह खाली बट था। इस वजह से इसकी लंबाई कम थी। मैंने इसकी नाल कमरे के अंदर की और फिर इसे उठा लिया। इसका लंबा मैगजीन गोलियों से भरा हुआ था। तारिक ने मुझे शाबाश दी। अब इसे इस्तेमाल करके यहां से निकल आओ। अगर हुमैरा ना होती तो मैं ऐसा ही करता, लेकिन मैं इसके लिए कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। इस दौरान नीचे की तरफ से कुछ फायर हुए और सीढ़ियों के पास मौजूद तारिक इनका जवाब देने लगा। नीचे 2 अफराद थे जो बिजली बहाल करने गए थे। ऐसा लग रहा था वही अब फायरिंग कर रहे थे। एक और फर्द था जो तारिक के हाथों मारा गया। मैंने तारिक को बताया कि मैं हुमैरा के लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। वो नीचे वालों से निमट कर फिर राहदारी के पास आ गया था। वक्त जाया मत करो, इनको बाहर से मदद आ गई तो हम यहीं फंस जाएंगे। ये कौन है? हुमैरा ने पहली बार पूछा। वही जर्नलिस्ट तारिक मजीद जिसका शादाब ने बताया था। वो हैरान हुई, ये तो कमांडो भी है। पता नहीं क्या क्या है, तुम इसे देखोगी तो हैरान रह जाओगी। तारिक ने पूछा, तुम्हारे पास मोबाइल है? हाँ, लेकिन ऑफ है। कोड इसे ऑन करके इस नंबर पर कॉल करो। उसने नंबर बताया। मैंने डायल किया। उसने कॉल रिसीव की और सरगोशी में बोला, मैं लाउंज में धुएं का ग्रेनेड फेंकने जा रहा हूं। जैसे ही धुआं फैले तुम लोग यहां से निकलने की कोशिश करोगे। नीचे बैठ कर आना, इस तरह खतरा कम हो जाएगा। धुआं तो हम पर भी असर करेगा। सांस रोक लेना। अभी दरवाजा बंद कर लो, मैं आगे फेंकूंगा और जैसे ही मैं कहूं बाहर निकल आना। मैंने सोचा और कहा, ठीक है। गुड, हमारे पास वक्त नहीं है, दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मैंने दरवाजा खींचकर बंद कर लिया। लॉक टूटने से अब यह बंद नहीं हो सकता था। अंदर सिर्फ इसका लट्टू था और इसे चाबी ही से लॉक या अनलॉक किया जा सकता था। यानी हुमैरा आजाद भी होती तो यहां से अज खुद नहीं निकल सकती थी। यह कमरा गालबन ऐसी ही मजबूर लड़कियों को कैद में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। इसके बावजूद इन्होंने हुमैरा को बांध दिया था। इसे यहां आए हुए 36 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया था और वह तब से इसी हालत में बंधी पड़ी थी। इसे मुश्किल से चंद गिलास पानी दिया गया था। खाने के लिए कुछ नहीं दिया था।
अगर दिया जाता तब भी वो न खाती। वो ये सब मुझे बताती भी जा रही थी। एक तरफ पानी की बोतल रखी थी। उसने आज़ाद होते ही इसे खासी मिकदार में पानी पिया, मगर खाली पेट उसे बुरा लग रहा था। उसने अचानक उल्टी कर दी। उल्टी में सिर्फ पानी निकला था। मैंने उसकी पूंछ सहलाई। फिर पानी देखकर मुझे ख्याल आया। मैंने पर्दे से पट्टियां फाड़ी और इसी लम्हे बाहर लाउंज से हल्के से पटाखे जैसी आवाज आई और फिर सू सू की तेज आवाज आने लगी। तारी ने स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया था। मैंने पट्टियों को गीला करके एक को अपने मुंह पर बांधा और दूसरे को हुमैरा के मुंह पर बांध दिया। सांस आहिस्ता लेना ताकि गैस अंदर न जाने पाए। ठीक है, क्या सूरत हाल है? मैंने मोबाइल पर तारिक से पूछा। लाउंज बड़ा है, धुआं फैलने में कुछ वक्त लगेगा, उसने कहा। ये आंसू गैस है तो हमने मुंह पर गीला कपड़ा बांध दिया है। हाँ, इसी किस्म की गैस होती है, गीले कपड़े से असर कम हो जाता है। मगर कोशिश करना सांस न लो, वरना बेहोश हो गए तो तुम्हें उठाकर कैसे ले जाऊंगा? सरफराज से बात हुई? वो कहाँ है? मैं उसे कॉल कर रहा हूं मगर कमीना जवाब नहीं दे रहा। ऐसा लगता है मौका पाते 9-2-11 हो गया है। मुझे तो इससे भी बदतर तवक्का थी कि वह कब से हम दोनों को ही शूट न कर दे। उसने ऐसा नहीं किया, इसका एहसान है। तारिक बोला, अब निकल आओ, पूरा लाउंज गायब हो चुका है। आंखें भी बंद रखना और अंदाजे से आना, वरना बहुत मिर्चें लगेंगी। मैंने हुमैरा को बताया तो वह तैयार हो गई। भूखे और कमजोर होने के बावजूद वो हिम्मत का मुजाहरा कर रही थी। उसने मुझसे कहा, कोई हथियार है तो मुझे भी दे दे, मैं चला सकती हूँ। मैंने उसे पिस्तौल दे दिया। फिर मैंने बेआवाज दरवाजा खोला और बाहर धुएं में एक कदम रखा। मैंने हुमैरा को बाजू से पकड़कर आगे किया और धकेला। मैंने 1-2 लम्हे के लिए देखने की कोशिश की थी और मेरी आंखों में सचमुच मिर्चें सी लग गई थी। हुमैरा ने आंखें बंद रखी थी। वो आगे बढ़ी और मैं इसके पीछे था। तेज चलने की वजह से इसके पांव किसी चीज से टकराए, आवाज पैदा हुई और फौरन ही अकब से फायरिंग हुई थी। मैंने सरगोशी में कहा, भागो। हम तेजी से भागे। धुआं खासा आगे तक आ गया था। हुमैरा आगे थी और मैं पीछे था, मगर गोली उसे लगी। वो कराही और लड़खड़ा कर गिरी थी। मैंने उसे सहारा देकर उठाया। क्या हुआ? गोली, उफ, मुझे दर्द, उसने टूटे लफ्जों में कहा और मेरे बाजू में झूल गई। वक्त नहीं था कि मैं रुक कर उसका जख्म देखता, क्योंकि अकब से अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। मगर खुशकिस्मती से मजीद किसी गोली ने हमें नहीं छुआ था। राहदारी के आखिरी हिस्से में आकर धुआं कुछ कम हुआ था। तारिक वहीं मौजूद था। उसने इशारे से मुझे आड़ में आने को कहा और मैं हुमैरा को लेकर इसके पास पहुंच गया। मैंने फिक्रमंदी से उसे बताया, इसे गोली लगी है। तारिक ने उसे नीचे लिटाया और हाथ पांव सीधे करके मुआयना किया और बोला, मामूली जख्म है, अकल से गोली दाएं तरफ की निचली पसली को छूती हुई गुजर गई है। सच में? मैंने बेयकीनी से कहा, ये तो बेहोश हो गई है। उसने इत्मीनान से जवाब दिया, यार नाजुक लड़की है, इसके लिए तो फूल की चोट भी बहुत होगी। ये शायरी का वक्त नहीं है, यहां से निकलने की कोशिश करो, मैंने अपना इत्मीनान करते हुए कहा। बाकी गोली बस पसली को छूती हुई गुजर गई थी। तारिक ने कहा, पहले इसे होश में लाओ, इसे उठाकर यहां से निकल भी गए तो गाड़ी तक कैसे जाएंगे? इसे होश में लाने के लिए पानी दरकार था और यहां पानी नहीं था, इसलिए मैंने अपने मुंह का कपड़ा उतार कर उसकी पसली पर बांध दिया था और फिर इसी के कपड़े से उसके मुंह पर पानी निचोड़ने लगा। लाउंज की तरफ से फायरिंग थम गई थी और गैस का असर अब यहां तक आने लगा था, इसलिए हम सीढ़ियों के पास आ गए थे। पानी से खातिर खा असर हुआ था और हुमैरा कसमस आने लगी। मैंने उसके गाल थपथपाए और आहिस्ता आवाज में उसे पुकारता रहा। मिलाकर उसने आंखें खोल दी और नहीफ सी आवाज में बोली, मैं कहाँ हूं? हम वहीं हैं हुमैरा, शाबाश, हिम्मत करो, हमें यहां से निकलना है और नीचे भी कुछ दुश्मन है। तुम्हें मामूली सा जख्म आया, गोली बस छू कर गई है। रियली? उसने शक से कहा। तुम डॉक्टर हो, खुद देख लो। उसने उठकर पट्टी हटाकर अपने जख्म का मुआयना किया और मुतमईन नजर आने लगी। मैं बिला वजह बेहोश हो गई थी, नफ्सियाती असर था। तारिक ने कहा तो हुमैरा ने चौंक कर उसे देखा। ये तारिक मजीद है, मैंने तारुफ कराया। तुमसे मिलकर इस साल में भी खुशी हुई। तारिक ने कहा तो हुमैरा का रंग सुर्ख हुआ था। तुम ठीक हो, चल सकती हो? मैंने पूछा। हाँ, वो पिस्तौल कहाँ गया जो आपने दिया था? मेरा ख्याल है जब तुम बेहोश होकर गिरी तो वो वहीं कहीं रह गया था। लड़की, तुम्हें कत्ले आम के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है। तारिक फिर बोला तो मैं भन्ना गया। खुदा के लिए अब निकलने की कोशिश करो। मैंने कहा ना, ये शायरी का वक्त नहीं है। हालांकि हम लोग सिवाय शायरी के और करते ही क्या है? तारिक ने सर्द आह भरी।